बड़े बड़े गणितज्ञ थे राजनीति के, उनके कैलकुलेशन बिगड़ गए। उन्होंने तमाम कोशिशें की, लेकिन हमने जो है आज प्रभाग 3 से पूरे पैनल को ही जितवा के लाया। देखिए, अब ये इलेक्शन है, इसमें मिनटों में चमत्कार हो जाते हैं। पता नहीं क्या हुआ था, बस चमत्कार ही समझिए। ऐसा है कि जो अधिकार अगर हमने दलित को दे दिए, आदिवासी लोगों को दे दिए, तो उनका जो कोटा है पैसा कम हो जाएगा, तो उनको खाने को नहीं मिलेगा। अगर उनको खाने को नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी सरकार चलेगी कैसे? तो कांग्रेस को खत्म होता हुआ देख रहे हैं और एमआईएम को देश की सेकंड पार्टी बनते हुए देख रहे हैं। अगर वो जागरूक हो गए तो जो सरकारी सिस्टम चलता है उसमें का पैसा सब उनको देना पड़ेगा, तो उनके कोटे में क्या बचेंगे, खाएंगे कैसे? इसलिए वो जानबूझ के सरकार किसी को जगाती नहीं है। मतलब परेशानियों के अंबार ही है, इसको हमेशा जो है वंचित रखा गया था विकास से। इसलिए हमारा नारा था, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, और वो दिखा दिया। ऐसा लग रहा है ये तो प्रभाग 3 जो है वो पूरा प्रभागी खुशियाँ मना रहा है, और बेहतर महसूस हो रहा है क्योंकि हमने जो है आज यहाँ पे एक ऐतिहासिक जीत जो है दर्ज की है। जो बड़े बड़े गणितज्ञ थे राजनीति के, उनके कैलकुलेशन बिगड़ गए। उन्होंने तमाम कोशिशें की, लेकिन हमने जो है आज प्रभाग 3 से पूरे पैनल को ही जितवा के लाया। लास्ट मोमेंट में हमारा जो एक एससी कैंडिडेट का थोड़ा सा इशू हुआ, लेकिन हम उसे भी हार नहीं मानते। 10,000 के लगभग वोट लेना ये जीत ही है। प्रभाग नंबर 3 से चारों सीट निकला, और ऐसा क्या हुआ कि प्रभाग 3 सीट कैंडिडेट आई? देखिए, अब ये इलेक्शन है, इसमें मिनटों में चमत्कार हो जाते हैं। पता नहीं क्या हुआ था, बस चमत्कार ही समझिए। जीत के आने के बाद में जनता के लिए कौन सा खास मुद्दा? जनता के लिए जो हमारे मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग मुद्दे थे, एक तो यहाँ पे जो है एजुकेशन और मेडिकल सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा यहाँ पे नशे को लेकर जो है अवेयरनेस लानी पड़ेगी, उसके लिए प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे। और कई मुद्दे ऐसे हैं जो सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी वो आज तक सॉल्व नहीं हुए, जो आज जो है प्रभाग 3 के अंदर ये हर बारिश के अंदर में प्रभाग 3 डूबता है। यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी काम करेंगे। प्रभाग को बेटर बनाने के लिए जितनी तमाम कोशिश हो सकती है सारी करेंगे। पहले आपकी पार्टी कुछ और थी, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने एमआईएम से ही चुनाव लड़ने की कोशिश की? ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहले जो पार्टी थी और अभी जो पार्टी है, राजनीति है, इसमें स्कोप होना चाहिए, है ना। प्रभाग 3 के अंदर में स्कोप था एमआईएम के अंदर, और हमें लगा कि हम करके अगर और किसी पार्टी से लड़ते और फिर एमआईएम का भी कैंडिडेट होता और ये सारी चीज़ें, तो वोटों का डाइवर्शन हो सकता था। ये सब जो है राजनीतिक विषय है, और एमआईएम का यहाँ बेस बना हुआ था, इसलिए एमआईएम ही हमारे लिए बेटर। पहला महत्वपूर्ण कार्य तो यही है कि यहाँ पे जो है हर चीज़ की जड़ है इलिटरेसी। अगर यहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है, यहाँ पे गरीब तबका रहता है, यहाँ की सरकारी स्कूलें बंद हो चुकी है, जो कुछ चालू है वो भी बंद होने की कगार पर है। पहले यहाँ की जनता के साथ साथ ये पूरे प्रभाग के अंदर में लिटरेसी के लिए अभियान चलाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे तमाम तरह की परेशानी है, मतलब परेशानियों के अंबार ही है। इसको हमेशा जो है वंचित रखा गया था विकास से। काम और चैलेंज बहुत है, और लोगों की जो मोहब्बत है, अगर मोहब्बत इतनी है तो उनकी उम्मीदें भी बहुत होगी। इसीलिए हमारे लिए बहुत टफ होगा कि ऐसी मोहब्बत बरकरार रखें। निकाल आने के पहले ऐसा क्या लग रहा था आपको, किसके साथ टक्कर है ऐसा लग रहा था बार बार? देखिए, टक्कर तो किसी की नहीं लग रही थी, इसीलिए हमारा नारा था, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, और वो दिखा दिया हमने। फिर सोने पे सुहागा होता, बस उसी का थोड़ा सा अफसोस है, नहीं तो इससे भी बड़ी वाली स्माइल होती हमारी। अभी स्माइल नहीं है? अभी है ना, क्यों नहीं है लेकिन दुख तो है। अगर पूरा पैनल होता तो हमको किसी को सर पे बैठाने की जरूरत नहीं पड़ती, पूरा पैनल। किस तरह से देखते हैं आप एमआईएम पार्टी को? दिन ब दिन ग्राफ बढ़ते जा रहा है, कैंडिडेट बढ़ते जा रहे हैं, तो किस नज़र से आप देखते हैं? बस कांग्रेस को खत्म होता हुआ देख रहे हैं और एमआईएम को देश की सेकंड पार्टी बनते हुए देख रहे हैं। कांग्रेस का जो
वो बेवजह का वोट बैंक है, वो एक समाज को जो उसने जो है हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस है, इसीलिए कांग्रेस का दामन छोड़कर लोग जो है अपनी पार्टी अपना वोट वाली पॉलिसी के अंदर में शामिल हो गए। भविष्य में अगर बीजेपी के साथ युति करना पड़े तो क्या किस नज़र से दिखता है आपको? बीजेपी के साथ युति करना पड़े तो फिर भविष्य में युति हो गई या फिर समर्थन हो गया, कई जगह पे ऐसा देखा जाता है कि एमआईएम बीजेपी के साथ जुड़ गई है। नहीं, वो एमआईएम और बीजेपी के जो सीनियर लीडर है वो अपनी पॉलिसीज बताएंगे। हम तो आज प्रभाग के चुनाव में है, तो ये सारे डिसीजन तो हम नहीं ले सकते। जनता का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो मोहब्बत, जो दिल से रिस्पेक्ट प्रभाग 3 की जनता ने दी और उम्मीदें हमसे लगाई। हम भी जनता की उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मैंडेट पार करना आसान नहीं है। ये पूरे प्रभाग की जीत है। हम सिर्फ फाइट कर रहे थे, हम चाह रहे थे, लेकिन इलेक्शन प्रभाग 3 का हर वो शख्स लड़ रहा था जिसने इसके अंदर में योगदान दिया। हमारी ये ऐसी पार्टी है, वो दलित कैसे सिर्फ पर्टिकुलर वन यानी समाज के लिए नहीं सोचती। उन्होंने वहाँ का सिंबल भी उनका डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है, इसका मतलब वो वंचित लोगों की भी सोचती। आज तक इतने पार्टियाँ हैं, उन्होंने क्या किया, वंचितों के साथ खेल किया। उनके वोट बैंक बने वो, पर उनके जो अधिकार है उनको अभी तक मिल नहीं रहे। तो एमआईएम ने जो अभी रास्ता यूज़ किया और जो संसद में आवाज़ उठा रहे, और उनके माध्यम से मैं जुड़ा हूँ कि भैया मैं भी एक दलित हूँ, एसटी कैंडिडेट, आदिवासी विकास आदिवासी से आता हूँ, मेरी भी आवाज़ वहाँ पहुँचना चाहिए करके मैं एमआईएम से जुड़ा। और एमआईएम की जो संविधान नीति है मुझे बहुत पसंद आई, और मैं एमआईएम से जीता तो मुझे बहुत खुशी आई कि आगे मेरे लोगों की आवाज़ मैं पहुँचा सकूँगा। और मुझे एक मार्ग भी मिला, एक रास्ता मिला, जिसके कारण मैं ओवैसी तक साहब तक अपनी आवाज़ पहुँचाऊँगा और वो संसद में पहुँचाएंगे और मेरी डिमांड पूरी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। आदिवासी समाज के लिए कौन सा खास मुद्दा, कौन सा काम कर रहे हैं? आदिवासी समाज के देखो, हमारे जितने भी नेता है, बिरसा मुंडा जी, अभी तो लोगों को पता नहीं है कि बिरसा मुंडा ने किया क्या। और हमारी जो बातें यानी जो लैंग्वेजेस अभी तक कल्चर में नहीं आई है, उसके बाद किताबों में हमारे थोर पुरुष के बारे में अभी तो किसी को बताया नहीं गया है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और आदिवासी की जो खेती वगैरह ये जब्त किया जा रहा है ज़बरदस्ती। गवर्नमेंट ने हमारे को डेवलप करने के लिए दिया है, बट वो उसको डेवलप न करते दूसरा इंसान उसको जब्त कर रहा है। उसके बाद हमारा जल, जमीन और पानी, ये सब चीज़ें हमारी है ना, हमारी बोलो उसको बचाना हमारा काम है, उसकी रक्षा करना हमारा काम है, वो हमारा भगवान है। और इसके खिलाफ भी बहुत सारे जो पार्टियाँ हैं वो खिलाफ अपने अंडर में करके उसका मिसयूज कर लिए। तो मैं चाहता हूँ कि इसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊँ और पूरे जनता में इसके लिए अवेयरनेस फैलाऊँ। महत्वपूर्ण कार्य कौन सा होगा फर्स्ट? देखो, मेरा महत्वपूर्ण सबसे पहले अवेयरनेस फैलाना एजुकेशन का, क्योंकि आगे बच्चे एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन से परिपूर्ण नहीं है, तो उनको एजुकेशन का महत्व पढ़ाना है। उसके बाद संविधान का, कि लोगों के अधिकार भी पता नहीं है और अधिकार मांगने का तरीका भी पता नहीं है। तो मैं चाहूँगा पहले अधिकार पहले समझो, संविधान को समझो। संविधान एक व्यक्ति के लिए नहीं बना है, तो समाज में जितने लोग रहते सबके लिए संविधान बना है और उसमें सबके लिए पर्टिकुलर एक अधिकार दिया है। तो उस अधिकार को मांगने की ताकत भी अपने में होना चाहिए, ये समझाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे स्किल इंडिया के प्रोजेक्ट, जैसे बहुत लोग यहाँ बेरोजगार है, तो उनको नौकरी कैसी लगेंगी, कैसा कॉम्पिटिटिव क्लासेस वगैरह आता है, तो पढ़ाने के बाद उनको एक रास्ता दिखाऊंगा कि गवर्नमेंट जॉब आपको भी मिल सकती है, पर उसका एक तरीका होता है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का, तो वो मार्गदर्शन मैं करूँगा। उसके बाद स्किल इंडिया के प्रोजेक्ट आते हैं गवर्नमेंट के, जिसके माध्यम से लोगों को स्किल मिलेंगे। और स्किल मिलने के कारण क्या होगा, गवर्नमेंट उसको सर्टिफिकेट भी देती है और लोन भी अप्लाई करवा के देती है, यानी उसमें ब्याज नहीं लगता है। उसके माध्यम से लोग क्या होंगे, इंडिविजुअल है अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे और मुझे थोड़ा सा उससे सहारा है, उनको मैं कुछ कर पाया करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्या लगता है कि आदिवासियों का एक अच्छा खासा स्मारक पूरे नागपुर में होना चाहिए, जो है एक शहीद लोगों का नाम देना पड़ा है कि उड्डानपुर का। एक विषय से अलग पूछ रहा मैं आपको, आपने मुद्दे को छेड़ा है तो जल जमीन के बारे में, तो क्या लगता है सरकार की मानसिकता, सरकार की मानसिकता ऐसा है कि जो अधिकार अगर हमने दलित को दे दिए, आदिवासी लोगों को दे दिए, तो उनका जो कोटा है पैसा कम हो जाएगा, तो उनको खाने को नहीं मिलेगा। अगर उनको खाने को नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी सरकार चलेगी कैसे? तो पैसा देना ही नहीं चाहते, दलित को भी नहीं देना चाहते, आदिवासी को भी देना नहीं चाहते, उनके अधिकार उनको जागरूक करना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो जागरूक हो गए तो जो सरकारी सिस्टम चलता है उसमें का पैसा सब उनको देना पड़ेगा, तो उनके कोटे में क्या बचेंगे, खाएंगे कैसे? इसलिए वो जानबूझ के सरकार किसी को जगाती नहीं है। इसलिए मेरे सब लोगों का आह्वान कि जागो भैया, सब लोग जागो, सबको अधिकार है हर अपनी जात के लिए, अपने समाज के लिए और अपने अधिकार मांगने के लिए जागना है आपको, ये मेरा। तो मैं जब से एमआईएम में आया
सब व्यक्ति, यहाँ का एक एक व्यक्ति मेरे लिए लड़ा है, दिलो जान से लड़ा है। और यहाँ की जो पार्टी है उन्होंने भी मुझे बहुत है सत्कार दिया, सम्मान दिया। उन्होंने सबसे पहले मुझे पीला दुपट्टा पहनाने लगा। मैंने इतनी सारी पार्टियां देखा, पार्टी में सिर्फ लोग अपना अपना ही गुण गाते, और ये पार्टी बोली कि भैया तू आदिवासी समाज का है, तेरा जो समाज का नेतृत्व है, पीला दुपट्टा वगैरह वो सब टीका भी लगा के आना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। इसलिए मैं पार्टी का भी बहुत आभार मानता हूँ। यहाँ के जितने जनता ने मुझे दिलो जान से चाहा उनका भी बहुत आभार मानता हूँ, और जितने भी वक्ता लोग यहाँ पे आए थे जिन्होंने सबको समझा है उनका भी मैं बहुत आभार मानता हूँ। और आपके माध्यम से मैं लोगों तक आभार मान के सबका सम्मान करता हूँ। पवन भाव को है एमआईएम पार्टी जिंदाबाद। आ गई पतंग, आ गई पतंग, आ गई पतंग।